नमस्कार मित्रों, मैं हूं निखिल पुद्दार, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। मित्रों, आज हम न्यूमरोलॉजी की एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया है अंकों का राज दरबार। मित्रों, प्राचीन समय में राजा के सहयोगी हुआ करते थे जो उनके राज दरबार में बैठा करते थे, जैसे मंत्री, सेनापति, दंडाधिकारी, जज, न्यायाधीश, उनके पुत्र, उनके गुरु, सलाहकार आदि। तो इस अंकों के राज दरबार के माध्यम से भी मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर है, इसमें एक राजा का नंबर है और बाद बाकी इनके सहयोगी हैं। तो किस प्रकार राजा के कार्यों में इनका सहयोग रहता है, इस चीज़ को मैं आज बताने का प्रयास करूंगा, इस तरीके से, इस वे में कि मेरे दिल से बात निकल कर सीधे आपके दिल तक पहुँचे और आपको ये टॉपिक, ये जो फंडामेंटल्स है न्यूमरोलॉजी की, ये याद करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो आपको दिक्कतों का सामना ना करनी पड़े और आपको सीधे इजी वे में याद हो जाए बात। इसलिए मैं ये टॉपिक और ये चैप्टर आप सभी से शेयर करना चाह रहा हूँ। मित्रों, मेरा दावा है, आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी न्यूमरोलॉजी की जो फंडामेंटल है, 1 से लेकर के 9 तक, किसको क्या पोजीशन दिया गया है, किसको क्या पद दिया गया है, किसके क्या नेचर होते हैं, ये आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, मेमोरी में आपके रजिस्टर हो जाएगी और आपको फिर से याद करने की आवश्यकता ये नहीं पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 की। मित्रों, मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको कोई भी चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी की फंडामेंटल्स जो है, किसका क्या ट्रेट्स है, किसका क्या स्वभाव है, इसकी मैं एक अलग वीडियो डिटेल में लाऊंगा। लेकिन इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किसका क्या पोजीशन है, किसको क्या पद मिला है, किन नंबरों को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके पद के बारे में आपके दिमाग में एक लाइन खिंच जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अभी से आप लिखिएगा मत, चूँकि मैं आगे अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको लिख करके ही बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है और ये हमारे अंकों के राज दरबार का राजा है, किंग है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि नंबर 1 की जहाँ भी बात आए, इसे आप राजा माने और इसमें नेचर कैसा होगा, तो किंग लाइक, किंग जैसा बिहेव इसके होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 की क्या क्वालिटीज़ हैं, जैसे राजा के जैसे इनका बिहेवियर होगा, राजा के जैसे इनका नेचर होगा। क्या क्वालिटीज़ होती है राजा की, तो अथॉरिटेटिव इनका नेचर होगा, अथॉरिटी के साथ चलना इन्हें पसंद है। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। इन्हें जॉब करना पसंद नहीं होता है, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन जॉब। ये लोग दूसरों के अधीन रह के काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि अपने अधीन रहकर दूसरों से काम करवाना पसंद करते हैं ये लोग। आगे मैं डिटेल में बात करूंगा इससे। चलिए फिर से चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, अर्थात चंद्रमा को। इसे जो पद मिला है, पदवी मिली है, वो मिला है राज रानी की, अर्थात राजा की रानी। इसे आप जब भी 2 नंबर आपके दिमाग में आए, आप बस इतना ध्यान करें कि इसकी पदवी जो है रानी की पदवी है अंकों के राज दरबार में। मित्रों, हमारे भारत में चंद्रमा को हमेशा खूबसूरती से डिनोट किया गया है, खूबसूरती से जोड़ करके देखा गया है। कई कवियों ने, कई गीतकारों ने इस पे अपनी गज़लें लिखी, इस पे सॉन्ग्स लिखे हैं, जैसे कल 14वीं की रात थी कल। मैं डिटेल में बात करूंगा इन सभी चीज़ों पे, लेकिन मैं आपके दिमाग में ये बातें रह जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्रमा को खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता रहा है। तो इसकी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही होंगी, खूबसूरत इनका चेहरा होगा, पर्सनैलिटी इनकी बहुत सुंदर होंगी, अट्रैक्टिव चेहरा होगा। ये लोग शर्मीले भी होते हैं मित्रों, दूसरों का आदर करने वाले, इज्जत देने वाले लोग होते हैं। इन्हें लोगों का सहयोग करना पसंद होता है, सपोर्टिव नेचर होता है और सहयोग लेना भी इन्हें पसंद होता है। मैं आगे बात करूँगा।
डिटेल में इस नंबर पे। चलिए अब आगे चलते हैं मित्रों और बात करते हैं हम लोग नंबर 3 की। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, और जुपिटर अर्थात गुरु। इस जुपिटर को जो स्थान मिला है, जो इसका पद मिला है, जो पोजीशन मिला है, जो पदवी मिली है अंकों के राज दरबार में, ये मिला है देवगुरु बृहस्पति को। अर्थात ये राजा के लिए राजा का गुरु भी है, उसका सलाहकार भी है। इसे काउंसलर का नंबर भी कहा जाता है मित्रों। तो राजा को जब भी सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी वो कहाँ आएगा? नंबर 3 के पास, अर्थात गुरु के पास, अर्थात जुपिटर के पास। किस प्रकार से सलाह देगा? तो गुरु बृहस्पति किस प्रकार से राजा की मदद करेंगे? तो ये सलाह देंगे। कैसे, किस प्रकार का सलाह? नीति, धर्म और शास्त्र के अनुसार ये राजा को सलाह देंगे मित्रों। अगर फॉर्मल वे में सलाह लेने की बात आएगी तो राजा कहाँ आएगा? जुपिटर के पास। जुपिटर सलाहकार, अच्छे टीचर भी होते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी की मैं अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। इनका दिल बहुत विशाल होता है, हमेशा दूसरों के मदद के लिए ये सबसे पहले खड़े आपको मिलेंगे, और समाज का भला हो सके ऐसी भावना इन लोगों के दिल और दिमाग में रहता है। समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके ऐसे लोग होते हैं ये लोग, और ऐसी भावना इनके दिल में हमेशा रहती है मित्रों। अब हम लोग बात करें आगे नंबर 4 की। तो नंबर 4 नंबर है मित्रों, राहु को डिनोट करता है ये नंबर। और राहु का जो पद है, पदवी है अंकों के राज दरबार में, वो है एक विद्रोही का, रेबेलियस नेचर का, रॉबिन हुड की। किस प्रकार का विद्रोही? तो ये अपनी शर्तों पे जीने वाले लोग होंगे। ये अपनी शर्तों, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिएंगे, और इनका जो पद है उसके हिसाब से ये लोग, अगर राजा अच्छी नीति बनाता है जो प्रजा के हक में हो, तो ये राजा का समर्थन करेंगे। अगर वो नीति प्रजा के पक्ष में ना हो, प्रजा के लिए अच्छी ना हो, तो ये उसी अंदाज में राजा का विरोध भी करेंगे। इसलिए इसे रेबेलियस इन नेचर कहा जाता है, क्योंकि राजा को भी इससे डर रहता है कि अगर मैं अगर गलत कदम उठाऊंगा, कोई गलत काम करूंगा, तो राहु है वहाँ। तो क्या करेगा राहु? राहु विद्रोह भी कर सकता है। ये बात राजा के दिलो और दिमाग में भी ये बातें रहती। अब हम लोग आगे अगर बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 डिनोट करता है मरकरी को, और ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंस को, अर्थात राजपुत्र को, अर्थात राजकुमार को। अब राजकुमार एक छोटा सा बच्चा है। इनकी क्या पर्सनैलिटी होंगी? बच्चा के जैसा इनका चित्त होगा, मन होगा, उछल कूद करना, चंचल मन। और बुद्ध बुद्धि का भी प्रतीक है। बुद्ध से बुद्धि का भी उद्गम हुआ है, बुद्ध से बुद्धि भी बनी है। तो इनका जो पोजीशन होगा मित्रों राज दरबार में, वो प्रिंस अर्थात राजकुमार की होगी। और न्यूमरोलॉजी का ये पहला नंबर अभी हम लोग जान रहे हैं जिसका कोई शत्रु नहीं। शत्रु इसलिए नहीं है मित्रों क्योंकि ये राजकुमार है और एक छोटा सा बच्चा है। आप ही बताइए, जो आपके समाज में एक छोटा सा बच्चा है, चाहे वो आपके विरोधी का ही हो, पड़ोसी का ही बच्चा हो, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, और बच्चे से तो सभी को प्रेम होता है मित्रों। इसलिए बुद्ध का कोई शत्रु नहीं है। आगे मैं डिटेल में बात करूंगा इन सभी एक एक नंबर को लेकर के। अब आगे चलते हैं हम लोग वीनस की तरफ। वीनस किसको डिनोट करता है मित्रों? शुक्र को। और इसे जो राज दरबार में पदवी मिली है वो मिली है दानव गुरु, अर्थात दानवों के गुरु। तो इनकी बुद्धि भी वैसी ही होगी। क्या पदवी मिली है मित्रों? दानवों के गुरु। ये भी राजा के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। तो किस प्रकार की सलाह ये देंगे? राजा अगर इसके पास आता है, मतलब वो दिक्कत में है, परेशानी में है, तो ये अब नीति, धर्म और शास्त्र के अनुसार शिक्षा नहीं देंगे राजा को। ये देंगे शिक्षा राजा को साम, दाम, दंड और भेद। मतलब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही, उंगली को टेढ़ी करके घी निकालनी है, तो राजा किसके पास आएगा? शुक्र महाराज के पास आएगा। क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट है किस चीज़ की? साम, दाम, दंड, भेद। तो इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है मित्रों, 6 नंबर वालों की। अपने काम को कैसे करवाना है इन्हें पता होता है। इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी जब हम लोग आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके अंदर ये खूबी होती है कि किसकी टोपी किसको कैसे पहनानी है, कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलकर अपनी बातों को दूसरों से करवा लेनी है, वो इन्हें पता होता है। जुगाड़ू लोग होते हैं।
इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, इन्हें आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट रहता है, इनका ऐसा स्वभाव देखा गया है। फैमिली से अटैच्ड, बहुत ही अटैच्ड लोग होते हैं, इसे होम एंड फैमिली का नंबर भी कहा गया है। जो मैं आगे अपनी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जब बताऊंगा तो और भी स्पष्ट होगा ये टॉपिक आप। और इन्हें जो पदवी मिली है काउंसलर का, और इन्हें जो मिला है पदवी दानव गुरु शुक्राचार्य की पदवी, इसे अंकों के राज दरबार में मिला है। अब हम लोग बात करें नंबर 7 की। 7 डिनोट करता है केतु को, और केतु को राज दरबार में जो पदवी मिली है वो मिली है जनता, पब्लिक, अर्थात प्रजा का। प्रजा कैसी होती है मित्रों? प्रजा में एक गुण बिल्कुल सिमिलर देखा गया है मित्रों, चाहे वो राजा रामचंद्र जी के समय में या आज के समय में। प्रजा हमेशा असंतुष्ट रहती है, उनके पास कई सारी समस्याएं होती हैं, ये कभी संतुष्ट नहीं होते मित्रों। जैसे राजा रामचंद्र जी के समय में भी माता सीता को प्रजा चूंकि असंतुष्ट हो गए थे तो माँ सीता को फिर से वनवास को जाना पड़ा। तो केतु को मैं बेसिकली आप ऐसे समझें कि ये थोड़े से असंतुष्ट होते हैं अपने काम से, अपने जीवन से, अपने पर्सनल लाइफ से, क्योंकि ये जो काम करते हैं दिल से करते हैं और इन्हें धोखा मिलता है मित्रों। ये बहुत अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं, बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, और आर्ट्स एंड लिटरेचर में भी इनका इंटरेस्ट होता है, अच्छे वक्ता होते हैं, पोलाइट होता है इनका बिहेवियर। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 8 की। 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, सैटर्न अर्थात शनिदेव। अब अंकों के राज दरबार में जो इन्हें पोजीशन मिला है, जो पदवी मिली है, जो कार्य मिला है, जो कार्यभार इनके पास है, वो है जज की, अर्थात न्यायाधीश महोदय। अब इनका कार्य क्या है? राजा को अगर दंड देनी है तो वो उसे कहाँ भेजेगा? शनिदेव के पास भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये जज हैं, न्यायाधीश महोदय हैं, न्याय के देवता हैं। तो शनिदेव महाराज का सिर्फ एक लाइन में एक ही बात कहनी है इनकी कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आप जैसा कर्म करोगे मैं वैसा सजा आपको दूंगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल। और चूंकि ये न्यायाधीश महोदय का नंबर है, चूंकि ये जज को रिप्रेजेंट करता है मित्रों, तो आर्ट से जो लोग भी रूल होते हैं आप देखोगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा आपको रिजिड मिलेंगे। एक बार जो इन्होंने धारणा बना ली किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति, वो आप बदल नहीं पाओगे। तो थोड़े जिद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग भी होते हैं। किसी भी चीज़ को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से देखेंगे, अर्थात तार्किक तरीके से देखेंगे। अब लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो जो लोग 8 से रूल्ड लोग हैं, आप देखना कि ये लोग लॉ की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं और बहुत अच्छे लॉयर भी बनते हैं, बाद में बहुत अच्छे जज भी बन जाते हैं। अब हम लोग आगे चले मित्रों, तो हम लोग चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स को, अर्थात मंगल को। अंकों के राज दरबार में जो नंबर 9 को पदवी मिली है, अर्थात मंगल को जो पदवी मिली है, वो मिली है सेनापति की पदवी, कमांडर इन चीफ की पदवी। अब इनका काम क्या है? राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बहाल करना, लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना, सीमा की सुरक्षा करना। तो आप देखोगे जो लोग 9 से रूल होते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे आर्मी में, आपको सेना में, बहुत सारे लोग आपको पुलिस में भी मिल जाएंगे। मतलब ऐसे प्रोफेशन ये लोग ज़्यादा चूज करेंगे जिसमें दबंगई दिखाने, जिसमें दबंगई हो थोड़ी। बहुत सारे 9 नंबर के लोग आपको सेना में मिल जाएंगे, पुलिस में मिल जाएंगे, आर्मी में मिल जाएंगे। अच्छे IPS जो हैं वो आपको 9 नंबर के मिल जाएंगे। तो जब आप नंबर 9 से जो रूल होते हैं उसकी पर्सनैलिटी को जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि इनके स्वभाव में, इनके नेचर में आपको एग्रेशन दिखेगा। बहुत ही गुस्सैल इनकी प्रवृत्ति होती है। कई बार ये अपने मूड के हिसाब से बिहेव करते हैं। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर इनका होता है, मूड के हिसाब से ये लोग चलते हैं। दे आर ड्रिवन बाय देयर मूड। ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी इनकी होती है। आपने हनुमान जी को देखा होगा तो बस जस्ट लाइक आप समझ लीजिए नंबर 9 हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं वो सबकी सुनते भी नहीं हैं। इन्होंने जिनको अपना आइडल बना के रखा है, हो सकता है इनके माता हो, इनके पिता हो या कुछ दोस्त हो,
ये उन्हीं की सुनेंगे, ये सब की नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार से अंकों के राज दरबार में सभी अंकों को अपनी अपनी उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको पोजीशन दिया गया, पद दिया गया, और अपने पद के माध्यम से, अपने पोजीशन के माध्यम से ये सभी राजा के सहयोगी होते हैं, राजा को सहयोग करते हैं। तो आइए एक बार इन नटसेल संक्षेप में सभी को हम लोग समझ लेते हैं। तो मित्रों हमने देखा कि 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर है उनका अंकों के राज दरबार में क्या स्थान है और किस प्रकार ये राजा के सहयोगी बनते हैं, राजा का सहयोग करते हैं अपने पोजीशन, अपने पद के माध्यम से। एक बार संक्षेप में इन नटसेल वे में इन सभी चीज़ों को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 1 राजा को डिनोट करता है, 2 रानी को डिनोट करता है, 3 राजगुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, 4 रेबेलियस नेचर, एक रॉबिनहुड अर्थात रेबेलियस पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो राजा अगर अच्छी नीति बनाए, प्रजा के हित में अगर नीति बनाए तो उसको समर्थन भी करेगा, उसको सपोर्ट भी करेगा। अगर राजा ऐसी नीति बनाता है जो प्रजा के हित में ना हो, प्रजा के लिए अहितकारी हो, तो ये राजा का विरोध भी कर सकता है मित्रों। नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है प्रिंस को अर्थात राजकुमार को। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है मित्रों दानव गुरु शुक्राचार्य, जिसके पास क्या है, साम दाम दंड भेद। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है राज्य की प्रजा को जो असंतुष्ट रहता है मित्रों। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है जज को जो न्याय देते हैं, दंडाधिकारी महोदय को जो कर्मों के देवता हैं मित्रों। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है सेनापति को, कमांडर इन चीफ को, जिनका दायित्व है राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझा होगा। मेरे दिल से जो बात निकली है वो आप तक निश्चित रूप से पहुँची होगी, और आपको इस तरह से अगर आप पढ़ोगे न्यूमरोलॉजी को, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा अपने वीडियोज़ के माध्यम से, जो आपको याद करने की आवश्यकता भी ना पड़े और आपको वो चीज़ें याद भी रह जाए और हमेशा के लिए याद रह जाए। ऐसे वे में, ऐसे तरीके से मैं सभी चीज़ों को आप तक लाता रहूँगा। तो फिर से मिलते हैं एक नई लर्निंग के साथ मित्रों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।